तो दोस्तों कंटिन्यू करते हैं अपनी डिस्कशन को। तो हम लोग बात कर रहे थे कि कैसे जो डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स और जो वाइल्ड एनिमल्स में वाइल्ड एनिमल्स जो हमें मिले हैं आर्कियोलॉजिस्ट को अलग अलग साइट से, उनमें क्या क्या चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। तो अगर हम डायरेक्ट साइंटिफिक एनालिसिस ना भी करें एनिमल बोन्स की, साइंटिफिक एनालिसिस करके देखो, एनिमल बोन्स की साइंटिफिक एनालिसिस करके हमें ये तो पता लग जाएगा उनकी शेप को देखते हुए, ठीक है, हड्डियों के ढांचे को, स्ट्रक्चर को, उनके एक तरीके से फीचर्स को देखते हुए हमें ये पता लग जाएगा कि ये किसी जंगली जानवर की हड्डी है या फिर ये किसी पालतू जानवर की हड्डी है। क्या इंसान जो है उसको डोमेस्टिकेट करते थे या फिर ये एक जंगली जानवर है। लेकिन कुछ और भी तरीके हैं, देयर आर अदर वेज ऑल्सो, ये इन्फर करने के लिए, ये जानने के लिए कि एनिमल डोमेस्टिकेशन किस प्रकार से होती थी इंसानों के द्वारा। जो हमें जानवर मिले हैं आउटसाइड देयर नेचुरल हैबिटेट, ठीक है, फॉर एग्जांपल पहाड़ों पे जो बकरी पाई जाती थी तो वो पहाड़ों पे ही मिलनी चाहिए, उसके अवशेष पहाड़ों पे ही मिलने चाहिए, लेकिन वो मिले प्लेन रीजन्स में। तो बकरी ऐसा तो है नहीं कि इतना ऊंचा पहाड़ उतर कर, ठीक है, एक देखो एक दो बकरी की बात हो तो समझ में आता है, लेकिन यहाँ पर गोट नहीं लिखा हुआ, यहाँ पर गोट्स लिखा हुआ है, बकरी नहीं, बहुत सारी बकरियाँ। अब बकरियाँ जो हैं, ये माउंटेन गोट्स, मतलब ये ऐसी बकरियाँ हैं जो कि सिर्फ पहाड़ी इलाकों पे ही मिलेगी, ऊपर की साइड मिलेगी। लेकिन इनके अवशेष आर्कियोलॉजिस्ट को जो मिले हैं, जो प्राप्त हुए हैं, वो प्राप्त हुए हैं प्लेन रीजन्स पर, ठीक है। तो ये चीज़ हमें सजेस्ट करती है कि डेफिनेटली इंसानों ने इनके हैबिटेट को चेंज करा। हैबिटेट बेसिकली क्या होता है, जैसे हम एनवायरनमेंट के अंदर पढ़ते हैं, किसी भी एक स्पीशीज़ का, किसी भी एक स्पीशी का, एक ऑर्गेनिज्म का एड्रेस है कि नहीं रिया। एक ऑर्गेनिज्म का एड्रेस होता है हैबिटेट उसका, कि कहाँ वो रहता है। जहाँ पर भी वो जानवर, वो ऑर्गेनिज्म रहता होगा तो वहाँ पर कुछ नेचुरल इन्वायरमेंटल कंडीशंस होंगी, है ना। लेकिन अगर वो किसी और इन्वायरमेंटल कंडीशंस, किसी और टोपोग्राफी, किसी और प्रकार के जोग्राफिकल फीचर के अंदर पाया जा रहा है जो नेचुरल रूप से नहीं पाया जाना चाहिए, तो ये चीज़ शो करती है कि इंसानों ने अपनी किसी सहूलियत या ज़रूरत को पूरा करने के लिए इनको पालतू बना लिया होगा। एज और सेक्स रेशियोज जो हैं उनकी स्टडीज़ हमें ये रिफ्लेक्ट करती है विद रिस्पेक्ट टू फॉनल असेंबलेज। फोना मतलब किसकी स्टडी होती है, जानवरों की। फ्लोरा मतलब पेड़ पौधों की। तो ये भी हमें एक इम्पॉर्टेंट क्लू देते हैं ये जानने के लिए कि क्या ये जानवर जंगली था या पालतू था। अगर हम वाइल्ड एनिमल्स की बात करें तो मेल फीमेल का जो प्रपोर्शन है अमंग एनिमल्स वो 1:1 चलता है, यानी कि जितने नर जो एनिमल्स हैं उतने ही मादा एनिमल्स हैं, ठीक है। मेल फीमेल का रेशियो विद रिस्पेक्ट टू एनिमल्स वो लगभग सेम है, 1:1 का है। लेकिन जब इनकी प्रॉपर तरीके से ब्रीडिंग होती है, व्हेन दे आर ब्रेड, तो मेल्स और जो कैस्ट्रेट्स होते हैं दे आर किल्ड क्वाइट यंग, उनको जल्दी जवानी में ही मार दिया जाता है, और फीमेल्स को मारा जाता है इन देयर ओल्ड एज। अब जैसे जो फीमेल एनिमल्स हैं उनमें से बहुत सारे एनिमल्स ऐसे भी होंगे जो मिल्चिंग एनिमल्स होंगे, दूध देते होंगे। मिल्चिंग मतलब जो मिल्क प्रोड्यूस करते हो, वो एनिमल्स जो कि दूध प्रोड्यूस करते हैं, तो वो फीमेल एनिमल्स हैं। मेल एनिमल्स का कोई फिर उपयोग नहीं है, हम उनको बैठे बैठे क्यों खिलाएं, उनका जो नाश्ता पानी है वो क्यों करवाएं, उनकी देख रेख क्यों करें। फीमेल एनिमल से अगर वो मिल्चिंग एनिमल से तो फ़ायदा है, तो उनको लेट ईयर्स में, ओल्ड एज में मारा जाएगा। और जबकि जो यंग एनिमल्स हैं तो इंसान ये सोचते होंगे कि यार कहाँ से हम इनका रोज़ यार घास फूस का, चारे का इंतज़ाम करें, रोज़ इनको चरवाने लेकर जाएं, इनके लिए पानी का इंतज़ाम करें, इनकी देख रेख करें, तो बेटर ये है कि इनको मार के खा लेते हैं। तो ये इंसानों की साइकोलॉजी कुछ इस प्रकार से काम करती होगी।
ये इस प्रकार के जो पैटर्न है इनको आइडेंटिफाई करा गया है फॉनल रिकॉर्ड में, एनिमल्स के रिकॉर्ड्स में ये देखा गया है। तो जस्ट एज इन द केस ऑफ एनिमल्स, अगर हम प्लांट्स की बात करें तो जो वाइल्ड और जो डोमेस्टिकेटेड प्लांट्स के जो ग्रेन्स हैं और जो उनके सीड्स हैं, जो उनके बीज हैं, ठीक है, ग्रेन्स और जो बीज हैं, इसमें भी हमें कुछ कुछ डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। तो डोमेस्टिकेशन की कंडीशंस में लंबे समय के पीरियड के बीतने के बाद, जिस प्रकार से हमने प्रीवियस लेक्चर में बात करी कि एनिमल्स के अंदर कुछ मॉर्फोलॉजिकल, कुछ फिजियोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, कुछ उनके फीचर्स जो हैं वो बदलते हैं, उसी प्रकार से जो प्लांट्स हैं दे ऑल्सो अंडरगो सर्टेन मॉर्फोलॉजिकल चेंजेस। फॉर एग्जाम्पल, जो ग्रेन्स हैं वाइल्ड व्हीट एंड वाइल्ड बार्ले के, वो थोड़े बड़े साइज के होते हैं देन दोज ऑफ डोमेस्टिकेटेड वेराइटीज। जंगली जो पेड़ पौधे होंगे, चाहे वो गेहूं का पौधा है, बार्ले है, वो थोड़ा सा उसका ग्रेन साइज बड़ा होता है, और जिनको एक तरीके से जानबूझकर उगाया जा रहा है, एक तरीके से उनकी एग्रीकल्चर प्रैक्टिस करी जा रही है, उनको डोमेस्टिकेट करा जा रहा है, वहाँ पर उनका ग्रेन का साइज थोड़ा सा छोटा होता है। वाइल्ड वेराइटीज़ जो होती हैं वीट की और बार्ले की, उनके अंदर ये ऑब्जर्व करा गया है दे हैव ब्रिटल ईयर्स एंड फ्रेजाइल स्पाइक्स, ठीक है, यानी कि उनकी जो घास फूस साइड में निकली हुई है, जो उनके जो पूरा का पूरा जो एक स्ट्रक्चर है उस फसल का, वो ऐसा होता है कि वो तितर बितर होकर ऐसे फैला हुआ है, मतलब एक तरीके से जैसा कि आपको मेज़ के प्लांट में मैंने आपको दिखाया कि यहाँ पर ये जो गैप है कि एक जो टहनी है वो इस साइड जा रही है, दूसरी टहनी जो है वो इस साइड जा रही है। डोमेस्टिकेट जब इनको करा गया तो फिर वो एनक्लोज स्ट्रक्चर में पास आ रही है, जो अभी तक एक दूसरे से दूर जा रही थी जो टहनियाँ, ठीक है। यही राइटर यहाँ पर आपको बोल रहे हैं विद रिस्पेक्ट टू व्हीट एंड बार्ले। एंड देयर ईयर्स ब्रेक अपार्ट इमीडिएटली ऑन रीचिंग मैच्योरिटी, तो वो टूट भी जाती हैं टहनियाँ, वो साइड के जो पत्ते हैं वो भी टूट जाते हैं। लेकिन ये वाली बात याद रखना, ये हम वाइल्ड वेराइटीज ऑफ व्हीट एंड बार्ले की बात कर रहे हैं। तो ये एक नेचुरल तरीका है जिस तरीके से प्लांट्स जो हैं वो मैक्सिमाइज करते हैं कुदरती रूप से अपने सीड डिस्पर्जल मैकेनिज्म को। मतलब यहाँ पर अगर जो वाइल्ड प्लांट्स हैं वो अगर उनकी जो पत्ते हैं, जो उनकी टहनियाँ हैं, वो अगर डिफरेंट डायरेक्शंस में, एक्सट्रीम डायरेक्शंस में, अलग अलग डायरेक्शंस में जा रही हैं, तो ये उनका एक कुदरती तरीका है अपने आप को मल्टीप्लाई करने का। क्योंकि जैसे ही यहाँ से पत्ते गिरेंगे, ये टहनियाँ गिरेंगी, तो जो सीड्स हैं वो स्प्रेडेड हो जाएंगे, फिर एक प्लांट यहाँ से निकल आएगा और एक प्लांट इस वाली डायरेक्शन से निकल आएगा। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करें यहाँ पर डोमेस्टिकेटेड प्लांट्स की ऑफ व्हीट एंड बार्ले, तो जो ईयर्स हैं दे ब्रेक अप ओनली एट द स्टेज ऑफ थ्रेशिंग। सिर्फ थ्रेशिंग की स्टेज पर, जैसे हार्वेस्टिंग वगैरह के बाद उनके जो छिलके हैं वो उतार कर उनसे ग्रेन्स को एक्सट्रैक्ट करा जा रहा है, सिर्फ वो तभी टूटेंगे। अब ऐसा भी नहीं था कि सारे के सारे प्लांट का एक अच्छा रेट था, एक अच्छा चांस था सर्वाइव करने का। तो यहाँ पर लिखा हुआ है, देखो, नॉट ऑल प्लांट्स हैव एन इक्वली गुड चांस ऑफ सर्वाइविंग। या आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड में उनके बारे में हमें देखने को मिले। आर्कियोलॉजिकल रिकॉर्ड में तभी हमें कोई चीज़ देखने को मिल सकती है अगर आर्कियोलॉजिस्ट ने उसकी फाइंडिंग्स के बारे में पता लगाया है। तो जो रूट क्रॉप्स हैं, जैसे जो जड़ होती है, जिनकी जो मिट्टी के अंदर दफन होते हैं और फिर वो ग्रो करते हैं, फिर हम उनको खींच कर निकाल लेते हैं मिट्टी के अंदर से, जैसे पटैटोज, यैम्स, दे लैक हार्ड पार्ट। इनके अंदर कोई हार्ड पार्ट नहीं होता है। अब हार्ड पार्ट नहीं है तो दे आर लेस लाइकली टू सर्वाइव। और क्योंकि जो पेड़ पौधे होते हैं ये एज सेक्शुअल रिप्रोडक्शन दिखाते हैं अपने बिहेवियर के अंदर, ये ग्रो करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं अपने आप को थ्रू एज सेक्शुअल रिप्रोडक्शन, तो इनके अंदर हमें किसी भी प्रकार के कोई जेनेटिक चेंजेस भी देखने को नहीं मिलते हैं। सेक्शुअल रिप्रोडक्शन जिन ऑर्गेनिजम्स में होती है वहाँ पर हम फिर भी कह सकते हैं, जानवरों में, इंसानों में, कि जेनेटिक चेंजेस हमें देखने को मिलते हैं। लेकिन एज सेक्शुअल रिप्रोडक्शन के प्रोसेस में हमें ज़्यादातर जेनेटिक चेंजेस देखने को नहीं मिलते हैं।
ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डोमेस्टिकेशन, यानी कि अगर आपने किसी पेड़ पौधे को वाइल्ड एनवायरनमेंट से उठाकर अगर उसको डोमेस्टिकेट करना स्टार्ट भी कर दिया और बहुत हज़ारों साल बीत भी गए, तब भी जेनेटिक चेंजेस इतनी ईजिली नहीं होंगे, ठीक है। और इनकी हो सकता है कि बहुत अलग अलग वेराइटीज़ हो, दैट इज़ डिफ़िकल्ट टू डिस्टिंग्विश बिटवीन वाइल्ड एंड डोमेस्टिकेटेड वर्स। तो ये प्लांट्स, पेड़ पौधों के संदर्भ में ये एक लिमिटेशन हमारे सामने आ जाती है कि क्योंकि कोई जेनेटिक चेंजेस होते ही नहीं है ज़्यादातर पेड़ पौधों के अंदर, फिर चाहे वो वाइल्ड पेड़ पौधे हों या डोमेस्टिकेटेड हों, तो इसलिए ये बहुत आसानी से हम पता नहीं लगा सकते जानवरों की तरह कि ये जंगली थे या फिर ये पालतू थे। इंसानों ने जानबूझकर इनको एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस का पार्ट बनाने के लिए इनको डोमेस्टिकेट करा। आगे बात करते हैं दोस्तों, डायरेक्ट जो एविडेंस है प्लांट डोमेस्टिकेशन का, ये हमें प्राप्त होता है बाय केयरफुल एनालिसिस ऑफ ग्रेन्स या फिर सीड्स जो कि एक पर्टिकुलर साइट पर मिल रखे हैं। वही हमें एविडेंस दे सकते हैं कि इंसानों ने इनका डोमेस्टिकेशन करा कि नहीं करा। स्पेशली जो कार्बन की स्ट्रक्चर को अपना लेते हैं, मतलब कार्बन का स्ट्रक्चर प्रॉपर, मतलब हम यहाँ पर कोल की बात नहीं कर रहे हैं या फिर हम केमिस्ट्री के कार्बन की बात नहीं कर रहे। कार्बोनाइज स्ट्रक्चर होने का ये मतलब है कि अगर ये फायर के कांटेक्ट में आए हो, जिनको हम कहते हैं जले हुए ग्रेन्स, है ना, जले हुए सीड्स, बीज, जिनको हम चार्ड ग्रेन्स, जले हुए को हम बोलते हैं चार्ड ग्रेन्स या फिर चार्ड सीड्स। तो अगर हम एनालिसिस देखें इनकी, ग्रेन की या हस्क की, और इंसान पहले के ज़माने में ये सब कहाँ स्टोर करते थे, पॉट्स वगैरह बनाकर पॉटरीज के अंदर। तो क्ले में या किसी पॉटरी वाले स्ट्रक्चर में अगर हम इसको देखें तो हमें पता लगता है कि हाँ, ये वाले ग्रेन्स है, ये वाले जो सीड्स हैं या ये वाले जो छिलके हैं, जो कि सीड्स अगर जैसे इनक्लोज होंगे उनकी थ्रेशिंग नहीं होगी, तो छिलके जैसे हस्क है तो वो भी जुड़ा होगा उसके साथ। तब हमें पता लगता है कि अगर इंसान इनको अपने घरों में रख रहे हैं पॉटरी में, क्ले में, तो डेफिनेटली वो डोमेस्टिकेशन इसका करते होंगे। जैसे ये होता है राइस हस्क, चावल का छिलका, ऐसे ही मेजॉरिटी ऑफ द ग्रेन्स के छिलके होते हैं, इसको हम हस्क बोलते हैं, ठीक है, छिलका। थ्रेशिंग के टाइम पर ग्रेन्स जो हैं वो अलग हो जाते हैं, ठीक है, और जो हस्क है वो अलग हो जाता है। ये हस्क किसके काम आता है, जानवरों को चारा देने के काम आता है ये, ठीक है। जैसे लिखा हो ना, ये देखो, ये ऑर्गेनिक राइस हस्क, तो जानवरों को चारा देने के काम आता है। अब इनडायरेक्ट एविडेंस की अगर हम बात करें तो डायरेक्ट एविडेंस हो गया कि पॉटरी वगैरह मिल गई, कुछ मिल गया उसके अंदर, ये चार्ड ग्रेन्स वगैरह मिल गए। अगर ये चार्ड ग्रेन्स नहीं होते तो शायद से सर्वाइव भी नहीं कर पाते। इनडायरेक्ट एविडेंस जो है प्लांट और एनिमल डोमेस्टिकेशन का, ये हम जान सकते हैं फ्रॉम आर्ट रिमेन्स, कि इंसानों ने ड्राइंग्स वगैरह क्या क्या कर रखी हैं, क्या क्या स्केचेस वगैरह बना रखे हैं। जैसे लोगों की रिप्रेजेंटेशन हमें बहुत सारे केव पेंटिंग्स के फॉर्म में देखने को मिलती है कि लोग जो हैं वो कैप्चर कर रहे हैं, ठीक है, या फिर एक तरीके से एनिमल्स को टेम करने की कोशिश कर रहे हैं, पालतू बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ग्रेन्स को हार्वेस्ट वो कर रहे हैं और फूड की प्रोसेसिंग कर रहे हैं। इस प्रकार की हमें केव पेंटिंग्स देखने को मिली हैं बहुत सारी जगहों पर, बहुत सारी साइट्स पर, दुनिया के अलग अलग कोनों में, विद रिस्पेक्ट टू नियोलिथिक एज। लेकिन इनमें से कोई भी चीज़ ना ये कंक्लूसिव एविडेंस नहीं है, क्योंकि वो चीज़ जब तक हमें मिले ना देखने को, तो हम सिर्फ केव पेंटिंग्स के भरोसे नहीं रह सकते। अब ऐसा भी नहीं कि केव पेंटिंग्स को हम झूठा यहाँ पर हम झूठा ठहरा रहे हैं, लेकिन फिर भी दीज आर नॉट कंक्लूसिव एविडेंसेस। एनिमल कैप्चर ये भी इंडिकेट करता है कि इंसान हो सकता है कि उसको हंट भी करते हो, ठीक है, एनिमल्स को जो टेम कर रहे हैं इंसान अपनी केव पेंटिंग्स में, जो जैसे हमें देखने को मिलता है वो केव पेंटिंग्स उन्होंने बना रखी है उस चीज़ की, तो हो सकता है वो जानवरों को रख रहे हो। ग्रेन्स हार्वेस्टिंग और फूड प्रोसेसिंग की जो इमेजेस हैं, ठीक है, तो ये हमें बताती है कि हाँ, एक टाइम ऐसा आया होगा, एक इसी जैसी आई होगी, जब इंसानों ने जो है वो प्रॉपर तरीके से फूड को कलेक्ट करना स्टार्ट कर दिया था। अब यहाँ पर हम फूड गैदरिंग वगैरह की बात नहीं कर रहे हैं, मतलब फूड कलेक्ट करना जैसे स्टोर करना एक तरीके से स्टार्ट कर दिया। तो स्टोरेज प्रॉपर तरीके से तभी हो सकती है, एक फिक्स स्टोरेज तभी हो सकती है जब पेड़ पौधों की डोमेस्टिकेशन हो। तो अलग अलग तरीके के जो ये आर्टिफैक्ट्स हैं और ये जो टूल्स हमें मिले हैं, जैसे
ग्राइंडिंग स्टोन्स या जो सिकल्स हैं, ठीक है, तो ये एक तरीके से प्लांट डोमेस्टिकेशन को इंडिकेट करते हैं, ठीक है, लेकिन इन सब का एविडेंस जो है ये कंक्लूसिव नहीं है। ग्राइंडिंग स्टोन्स जो हैं ये हो सकता है कि यूज़ करे जाते हैं टू ग्राइंड कलेक्टेड वाइल्ड ग्रेन, और सिकल जो है ये हो सकता है, सिकल जैसे मैं आपको दिखाऊं कौन सा टूल होता है, ये हार्वेस्ट करने के काम आता है, जिससे आप फसलों को काटते हो, ये सिकल होता है। अब उस टाइम पे ऑब्वियस ही बात है कि आयरन के सिकल्स वगैरह नहीं होते थे, इंसान जो भी मतलब यूज़ करते थे एक तरीके से सिकल जैसी शेप का कोई ऑब्जेक्ट। तो सिकल जो है दे कैन बी यूज टू रीप वाइल्ड प्लांट्स, जैसे कोई जो जंगली पेड़ पौधे वगैरह हैं उनके रूट्स वगैरह को काट कर खाने वगैरह के लिए हो सकता है कि उसका सिकल का इस्तेमाल करते हो। ज़रूरी नहीं कि उन्होंने प्रॉपर तरीके से इसको ग्रो कराओ तभी इसको वो यूज़ करते हो। नेचुरल साइंसेज से हमें एविडेंस देखने को मिलते हैं, जैसे अगर हम देखें कि डोमेस्टिकेशन के एविडेंसेस की तरफ हम जाना चाहें तो वहाँ पर पोलन ग्रेन्स की एनालिसिस होती हैं, मोलस्कस, इंसेक्ट के रिमेन्स, ठीक है, ये मोलस्कस क्या होता है, दिस इज मोलस्कस, स्नेल टाइप ऑफ स्ट्रक्चर, ठीक है, ये बारिश के दिनों में आपने देखा होगा। तो ये इंडिकेट करते हैं चेंजेस इन द लैंड यूज एंड इनडायरेक्टली कि या तो एग्रीकल्चर की प्रेजेंस भी हो सकती है, एब्सेंस भी हो सकती है, यानी कि यहाँ पर एक सवालिया चिन्ह है, यहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क है, हम कंक्लूसिव एविडेंस इसका नहीं दे सकते हैं, ठीक है। लेकिन अगर हम ये सुनिश्चित करना चाहते हैं कि फूड प्रोड्यूसिंग स्टेटस था क्या कम्युनिटी का, तो हमें साइंटिफिक एविडेंसेस की तरफ ही जाना पड़ेगा। लेकिन ये चीज़ प्रॉपर 100% श्योरिटी के साथ कहना ये बहुत डिफिकल्ट है, और ये हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट के सब्जेक्टिव एनालिसिस के ऊपर डिपेंड करता है। अब कुछ साइड से हमें क्रिस्टल क्लियर एविडेंस मिलते हैं कि इंपॉर्टेंस क्या है एनिमल डोमेस्टिकेशन की या प्लांट डोमेस्टिकेशन की इन दियर सब्सिस्टेंस बेस के। इंसान जो है अपनी सहूलियत के लिए कौन कौन से प्लांट्स को बेसिकली ग्रो कर रहे हैं, कौन कौन से एनिमल्स को टेम कर कर वो बांध कर लेकर आ रहे हैं कुछ टाइम के लिए, उनको बड़ा कर रहे हैं, फिर उनको मार कर वो खा जाएंगे, ठीक है। लेकिन और भी केसेस में ये वाला एविडेंस भी इनसफिशिएंट है जिससे हम कोई एक ठोस असेसमेंट बना सकें। इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर हम कुछ साइट्स को ज़रूर ये मतलब ये लेबलिंग तो ज़रूर दे देते हैं कि ये वाली साइट जो है वो नियोलिथिक है, ठीक है, किस बेसिस पर कि वहाँ पर कुछ हमें ग्राउंड स्टोन्स और पॉलिश स्टोन टूल्स मिले हैं। अब पॉलिश स्टोन टूल्स आप जानते हो कि नियोलिथिक एज की एक पहचान है, जैसे आप एनसीईआरटीज वगैरह स्टैंडर्ड बुक्स वगैरह के अंदर पढ़ते रहते हो। तो सिर्फ इस बेसिस पर हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट के अंदर कुछ साइट्स को नियोलिथिक एज के अंदर डाल देते हैं। लेकिन राइटर आपको यहाँ पर ये बताना चाह रहे हैं कि नियोलिथिक एज इज़ नॉट ओनली अबाउट ग्राउंड स्टोन टूल्स या फिर पॉलिश स्टोन टूल्स, यहाँ पर डोमेस्टिकेशन ऑफ प्लांट्स, डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स की भी बात होती है। लेकिन उसका वो ये कि कंक्लूसिव एविडेंस हमारे पास अवेलेबल नहीं होता हर बार, ठीक है। अगले लेक्चर में हम इस बॉक्स के बारे में बात करेंगे, द एनालिसिस ऑफ एंशिएंट प्लांट रिमेन्स, ठीक है। तो इस डिस्कशन में दोस्तों फिलहाल इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।